CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। उनसे मुलाकात के लिए हम नारोवाल पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम टू नारोवाल। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्लीज़ वेलकम, आइए। बड़े आप टाइम पे ही आए हैं, बस अभी मैं नाश्ता ही कर रहा था तो आप भी ज्वाइन करें, नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो सर आप बड़ा न्यूट्रिशियस करते हैं। बस ये अब उम्र जो है ना वो परहेज़ की आ गई है तो कोशिश करते हैं कि वो ये ब्राउन ब्रेड लें और कुछ फ्रूट्स लें, और फिर ये है कि सुबह की जो एनर्जी है ना वो लेके निकलते हैं, चूँकि कोई पता नहीं दोपहर का खाना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पे जब मैं नारोवाल आता हूँ तो यहाँ फिर चल सो चल होती है, वक्त कम मुकाबला सख्त। आप मिनिस्टर भी रहे हैं और इतनी अहम वजारतें आपके पास रही हैं, लेकिन आपने अपनी बेस को नहीं छोड़ा। जो हल्का है ना ये है फ़र्ज इबादत, और जो कौमी सियासत है वो है नफली इबादत, और जो सियासतदान इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता वो मार खा जाता है। दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन का आगाज़ तो जी सुबह सुबह नमाज के बाद उठते हैं, कोशिश करते हैं कि अब तो इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया की मालूमात अवेलेबल हैं तो अपने आप को अपडेट करें कि क्या ख़बरें हैं, क्या हो रहा है। और अगर रात को लेट सोए हों तो फिर कोई 1-2 घंटा और सो लेते हैं, और उठ के फिर नाश्ते के बाद फिर जो मामूल की सरगर्मी है वो शुरू हो जाती हैं। रोज़ाना कितने अखबारात और कौन कौन से अखबारात पढ़ते हैं? 8-10 उर्दू अंग्रेज़ी के अखबारात, कोई 2-4 बैनुल-अक़वामी अखबारात ना देखें तो दुनिया से बाखबर नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और ख़ास तौर पे ट्विटर पे हैं तो दुनिया की हर खबर आपको वहाँ पे पहुँच रही है, तो बहुत उसमें आप बाखबर रहते हैं, और यही एक रेवोल्यूशन है। तो सब हमने आपको टीवी पर कभी हुकूमत से कभी अपोजिशन से बड़े संजीदा बल्कि नाराज़ अंदाज में बात करते हुए ही देखा है। आखिरी बार कब क्या लगा कर हंसे थे? नहीं, अक्सर जब निजी किसी अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, और अब तो सबसे ज़्यादा कहका इमरान खान साहब के यूटर्न्स पे और उनकी हिमाकतों पे आता है संजीदा से संजीदा इंसान भी जो उनकी फरमूदात हैं उन पे हंसे बगैर नहीं रह सकता। हमने सुना है कि आप बैक वक्त डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। नहीं, मैं बेसिकली तो इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर अल्लाह का शुक्र है दुनिया का जो बेहतरीन सफ़े अव्वल का मैनेजमेंट स्कूल है वॉर्टन स्कूल, वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA की डिग्री हासिल की, और फिर मुझे ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर जो मेरा इल्मा माटर है उसने ऑनररी PhD की भी डिग्री दी, बट बेसिकली वो एक ऑनररी डिग्री है। आप भी एक वक्त इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन आप खुद अपनी ज़ात का कौन सा हवाला ज़्यादा मोतबर समझते हैं? जो इंजीनियर होना है ना ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, आपको एक एनालिटिकल माइंड मिल जाता है। टीच करना बहुत पसंद है मुझे, कि जैसे एक आर्टिस्ट है वो एक कोई क्राफ्ट करता है चीज़, वो मुजस्मा या पेंटिंग है, कोई चीज़ वो क्रिएट करता है, तो आप भी जो माइंड्स हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ आप ख़ुद बहुत बाखबर रहते हैं। मेरी ये जो बैकग्राउंड है इसने मुझे बहुत मदद दी है प्लानिंग कमीशन के अंदर, जो पहले एक विजन 2010 बनाया, फिर विजन 2025 बनाया, और जो CPAC का मंसूबा कामयाब किया उसमें मेरी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की बैकग्राउंड ने मुझे बहुत मदद दी। आपका बचपन में इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? इब्तदाई जो बचपन का माहौल है बहुत रिच था। कराची में मेरी इब्तदाई तालीम हुई। वालिद साहब पाकिस्तान के उन पहले इंजीनियर्स में थे जो अमेरिका से हायर एजुकेशन लेकर वापस आए, फिर वो ऑयल कंपनी के साथ मुंसलिक रहे, तो ज़्यादा हमारा बचपन कराची में गुजरा। 8वीं जमात में PF कॉलेज सरगोदा चला गया। उसका मोटो था एम हाई। उसने एक ज़हन पे इम्प्रेशन छोड़ दिया कि ज़िंदगी में हमेशा एम हाई करो। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया, वहाँ से मैंने FSC की, लेकिन उसी दौरान मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं फैमिली में एल्डेस्ट था। कॉलेज के बाद से जो मेरी ज़िंदगी का अमली दौर शुरू हो गया। आपने कैंट पब्लिक स्कूल कराची और PAF कॉलेज जैसे इदारों से तालीम हासिल की। ऐसे इदारे शख्सियत में बड़ा नज़्म व ज़ब्त पैदा कर देते हैं। आप ख़ुद
ज़ाती ज़िंदगी में किस हद तक डिसिप्लिन्ड है? PF कॉलेज सरगोदा कैडेट कॉलेज की ज़िंदगी ने उठना बैठना टाइम निज़ामुल औकात इन चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन किया, और यही वजह है कि जब कहीं बदनज़मी हो तो मुझे बड़ी बुरी लगती है। स्लोएस्ट भी ड्राइवर है वो कान से फ़ोन लगा के राइट लेन में सफ़र करेगा, हालांकि वो फास्ट मूविंग लेन है, और ये जो बदनज़मी है ये फिर बड़ी इंसान को तंग करती है कि हम क्यों नहीं ख़ुद को मुनज़्ज़म करते। इंजीनियरिंग जैसी मुश्किल पढ़ाई के साथ सियासत का टाइम मिल जाता था? एक बड़ा स्ट्रगल का दौर था, और बिलखसूस जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे याद है कि हमारी आबाई ज़मीन कुछ शेखुपुरा में थी, कुछ बावल नगर में थी, तो हमने खुद काश्त रखी ज़मीन। एक टांग शेखुपुरे होती थी, कभी एक बावल नगर होती थी, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती थी। बचपन में अक्सर हमारे यहाँ घर में 2 गाड़ियाँ होती थीं, एक कंपनी की तरफ से होती थी, एक अपनी होती थी। लेकिन रात में अगर कोई ज़रूरत पड़ी है कि डबल रोटी लानी है या कोई दवाई लानी है, तो हमारे वालिद साहब की ये तो एक्सपेक्टेशन होती थी कि हम अपनी साइकिल पकड़ें और उस पर चल के जाएं। वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ा हमने कुड़ना, वालिद साहब ने अगर वो तरबियत ना की होती हमारी तो आज हमारा पटाखा बोल जाना था। आपकी सियासी तरबियत में ज़्यादा हाथ किसका रहा? हमारा दिदहाल जो है वो बड़ा गैर सियासी था, तो उसे पसंद नहीं था कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करूं, लेकिन वालदा की तरफ से अलाउंस मिल जाता था। हमें पॉजिटिवली इनकरेज किया कि पब्लिक लाइफ को बुरा ना समझें। मेरे जो नाना हैं वो जालंधर से 22 साल MLA रहे पार्टीशन से पहले, तो वो एक निनाल से सियासी जरासीम मुंतकिल हुए थे। तो मैं 80-81 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया, और ये वो दौर था कि जब मार्शल लॉ में कोई इलेक्शन मुल्क के अंदर नहीं होता था। वाहिद मुंतखब क़यादत यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स यूनियन की होती थी। UET से इंजीनियरिंग के बाद पेंसिल्वेनिया से MBA की डिग्री की क्यों ज़रूरत पेश आई? जब मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली तो मुझे ये ख्याल आया कि ये जो मुझे लीडरशिप एक्सपीरियंस हुआ है मुझे उस पर बिल्ड करना चाहिए। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद मिल्लत ट्रैक्टर्स में एज मैकेनिकल इंजीनियर जॉब हासिल की, लेकिन एक बड़ी खलिश थी, जाना दफ्तर फैक्ट्री में रावी क्रॉस करके मैं कहा क्या ज़िंदगी है कि भाजी आज इतने ट्रैक्टर बनाने हैं, कल इतने ट्रैक्टर बनाने हैं, तो आप कट ऑफ हैं विद द लार्जर सोसाइटल इशूज़, जबकि आपकी मेंटल एज बहुत आगे जा चुकी है उस एक्सपीरियंस की वजह से। तो मैंने फिर उस पर यही सोचा कि अब मुझे ना अपने इस लीडरशिप एक्सपीरियंस को एक मैनेजमेंट एजुकेशन से ब्लेंड करना चाहिए। फॉर्चुनेटली वॉटन स्कूल जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वहाँ पे दाखिला भी हो गया। उनका जो एडमिशन ऐसे था उसमें 2 सवाल बड़े दिलचस्प थे। पहला सवाल ये था, आपको अगर हम दाखिला दे दें तो आप ग्रेजुएशन के 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? तो मैंने उसमें लिखा कि पब्लिक ऑफिस के ज़रिए कंट्री को सर्व करता हुआ देखना चाहता हूँ। दूसरा एक बड़ा दिलचस्प सवाल था कि अगर आपको एक खलाई मिशन पे भेजा जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें लेकर जाएंगे? मैंने एक उसमें लिखा कि फैमिली एल्बम, एक लिखा फोक म्यूज़िक, तीसरा उसमें मैंने लिखा कुरान। और 1993 में मैंने कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ उठा लिया। आप इस्लामी जमीयत तलबा के सरगर्म कारकुन रहे। जमात में तरबियत का निज़ाम है, क्या यही वजह कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं? बिलाशुबा इसमें मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो आपको बहुत रिफ़ाइन करती है, और इस्लामी जमीयत तलबा में उस ज़माने में जो तरबियत होती थी वो एक ख़ुद यूनिवर्सिटी थी पॉलिटिक्स की। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा ना, इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एनालिटिकल अप्रोच है और सिस्टम्स थिंकिंग होती है ना, उससे आप चीज़ों को लॉजिकली बॉक्स कर सकते हैं और एक आप सीक्वेंस में चलने की मेरा ख्याल है मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है। चैलेंजिंग वजारतों का कलमदान संभाला, इसके बावजूद भी मुखालफिन ये कहते हैं कि आपको इख्तियारात के लिए प्राइम मिनिस्टर ब्लॉक की तरफ देखना पड़ता था। ऐसा आपकी इसहाक डार साहब के साथ चपकलिश की वजह से हुआ? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जो आपके आइन में या रूल्स ऑफ बिज़नेस में इख्तियारात हैं उसमें तो आप ख़ुद मुख्तार होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं, और जहाँ पर भी कोई पॉलिसी लेवल डिसीजन होता है उससे आप उनकी अप्रूवल लेते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के साथ हमें ये एडवांटेज थी कि वो बहुत ज़्यादा डेलीगेशन पे यकीन रखते थे। वो निटी ग्रिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ बिग इश्यूज़, पॉलिसी इश्यूज़ और उसके बाद आपको स्पेस देते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसहाक डार के साथ मेरा एक अच्छा कोलिजियल रिलेशनशिप था, हम बराबर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। तो प्लानिंग मिनिस्ट्री को हमने आज़ाद कराया वजारत ख़जाना से, और डेवलपमेंट बजट जो है उस पर हम कुल मुख्तार थे,
तो कभी हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो हमारे डेवलपमेंट बजट को काटे। आपके जो ज़ाती ताल्लुकात थे, क्या यही वजह थी कि उन्होंने आपकी मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंट कर दिया था ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना आए? मेरा ख्याल है ये जो मेरा पैशन था, एक डेवलपमेंट बैकग्राउंड में जो तजुर्बा था, इसके लिए मैंने इसकी फरमाइश की और प्राइम मिनिस्टर ने फिर मुझे इंडिपेंडेंट करके उसकी ज़िम्मेदारी दी। पिछले 4 महीनों से पीडीएम आवाम और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, लेकिन आजकल पीडीएम में दरारें बहुत ज़्यादा वाज़े हो गई हैं। पहले एएनपी ने नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया रद्द कर दिया, जेयूआई फेल टूट गई, और अब पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों के मामले से पीछे हट के उसने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। तो क्या इन हालात में पीडीएम अपने अहदाफ हासिल करती हुई नज़र आती है? हुकूमत के जो लोग हैं वो बहुत खौफज़दा हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलते हैं। अभी जो हालिया हमारी मीटिंग हुई है, हुकूमती पंडितों ने तो पीडीएम तोड़ दिया था, लेकिन आपने देखा उससे हम बड़े खुश व खुर्रम और तमाम मसलों को इत्तफाक़ राय से हल करके पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकल गए। तो लिहाजा ये मुखालफिन की तवक्को इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। तो इस सूरत हाल में अवाम मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे और आके इस सारी तहरीक को लीड करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन अभी जो वो बाहर गए हैं हमने उन्हें नहीं भेजा, हुकूमत ने भेजा। जब उनके मुआलजीन ये राय देंगे कि उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, वो वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती कि वो वापस आएँ, क्योंकि तो जिस शख्स का ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही आप ख़त्म कर देंगे वो कैसे ट्रैवल कर सकता है? नवाज शरीफ साहब जितना इंतहाई स्टांस ले चुके हैं, क्या अब वापसी का कोई रास्ता है? ये नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा स्टैंस नहीं लिया कि जो बहुत इंतहा पसंद हो। हम फ़ौज के या इस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हर मुल्क के अंदर ये इदारे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जब इन इदारों का किरदार सियासत में आएगा तो ये किसी एक फरीक के साथ टैग हो जाते हैं। तो इन इदारों को गैर मुतनाज़िर रहना चाहिए। लेकिन सर, मेरा ख्याल है बारिश शुरू होगी अब। जी चलें, चलते हैं, क्योंकि आपके सवालात ने अल्लाह की रहमत भी बुला ली है। खुली कचहरी में हल्के के लोगों के मसाइल सुने और मकामी एमपीएस से मुलाकात के दौरान हिदायत दी। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, कौन सा ऐसा रैपिड सलूशन है जिससे मुल्क का मुआशी पहिया फौरी तौर पे दोबारा चालू हो सकता है? तो इकनॉमिक बहाली के लिए बुनियादी फैक्टर होता है वो किसी भी मईशत में सेंटिमेंट या कॉन्फिडेंस होता है। इन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करके वो डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने उसी को दोबारा बहाल करना है। फिर नैब गर्दी के ज़रिए हर अफसर डरा हुआ है, कोई पैसे वाला पैसा नहीं निकालता, तो खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना है। और तीसरी बात ये कि आपके पास विजन होना चाहिए, रोड मैप होनी चाहिए, और चौथी चीज़ ये है कि आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आप तो सर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, यहाँ के मामलात कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, एक तो मैं हफ्तावार आता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली है। मेरे जो MPs हैं, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब हैं, राना मनान साहब हैं, और तीसरे बिलाल अकबर हैं। हम यकीन करें कि एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और ये भी भाइयों की तरह घर का बड़ा समझ के साथ चलते हैं। तो ये टीम के साथ बोझ बांटा जाता है। ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल साहब तो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, तो इनके म्यार तक पहुंचने के लिए आपको तो बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते होंगे। कोई शक नहीं, लेकिन उनका म्यार एक ही है, खिदमत 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 और ईमानदारी के साथ। इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने मुझे लाइन ऑफ एक्शन इन्होंने दिया होता है उस पर अमल करें। राना साहब, एहसन साहब कभी नाराज़ तो होते होंगे, किस बात पे ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी जिस तरह बात हो रही थी कि अपने हलके में एहसन साहब की सरपरस्ती में इनके विजन के मुताबिक हम अपने लोगों को मसाइल हल हम करते हैं, लेकिन बिल्कुल कभी नाराज़ होते हैं। कभी किसी के साथ किसी की शिकायत हो कि भाई हमने अच्छे रवैये से किसी से बात नहीं की, हमारी तरबियत ही ये करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल गए। आपको सर जब गोली लगी तो आप अपने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में गए, तो नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में क्यों मुमकिन नहीं होता? नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का अलमिया यह है
कि वो एक तवील अरसे एग्ज़ाइल में रहे और उनके जो मुआलिजीन हैं वो वहाँ पर ही हैं। और ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि आपका जो प्रोसीजर करे आप उसी सर्जन के पास वापस जाने के मोहताज होते हैं ना। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब पनामा से लेकर अब तक मुसलसल हालात को कशीदगी की तरफ ही लेकर जा रहे हैं और इसमें कसूरवार उनके मशीरान हैं। नवाज शरीफ साहब को निकालने का जो खेल था वो मेरे नज़दीक एक बैनुल अक़वामी साजिश थी। तो कशीदगी उनको निकालने से और पाकिस्तान को उस तरक्की के सफ़र से डिरेल करने की वजह से पैदा हुई है। क्या ये यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है। इसका जो एक मेन पुराना कैंपस वो तो शहर के अंदर है, ये नया कैंपस असल में ओरिजिनल है। और हमने जहाँ इसको मोहसिन साहब छोड़ा था 2018 में, एक ईंट नहीं लगी। आप देखिए कितनी शानदार इमारतें हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ रास्ते बनाने थे, इन्होंने ये जंगल साफ़ करना था या लॉन्स बनाने थे। 2.5 साल गुजर गए हैं। बस एक नालायक सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत होगी और सारे मंसूबे इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं। ख़जाना खाली नहीं है, इनकी अकल खाली है। आपको द मैन बिहाइंड सी पैक कहा जाता है, लेकिन सी पैक के हवाले से इदारों को आपसे किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे और आपको इदारों पर क्या एतराज़ है? नहीं, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेके काम किया और एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया था कि पाकिस्तान की 14-15 वजारतें जो सी पैक में काम कर रही थीं वो सब एक टीम के तौर पे काम कर रही। 3 से 4 सालों में 29 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लग गई। थर के अंदर 72 साल से हमारे पास इतना कोयला था जिसकी एनर्जी वैल्यू ईरान और सऊदी अरब के तेल के बराबर है। हम उसे निकाल नहीं सकते थे क्योंकि पैसे कोई नहीं देता था। सी पैक से हमने फाइनेंसिंग चाइना से ली। आज थर में कोल माइनिंग हो गई है और कोल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए सस्ती तरीन बिजली फराहम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारोवाल में कैंसर वार्ड दिखाया। ये सर इस बिल्डिंग की क्या ख़ास बात है? इस वक्त मुल्क के अंदर कैंसर बहुत फैल रहा है और इसीलिए हमने जीनम की एक शाख, ये कैंसर हॉस्पिटल है जो यहाँ बनाया नारोवाल में, जो गिरदो नवा के लोगों को सहूलत देगा। लेकिन जैसे तमाम डेवलपमेंट सेक्टर के हुकूमत ने फ़ंड वक्त पे रिलीज़ नहीं किए, तो इसकी बिल्डिंग तैयार है लेकिन ये 2018 में इसे कमीशन हो जाना चाहिए था। अभी हम मुंतज़र हैं कि इसके इक्विपमेंट वगैरह आए जिससे इस इलाके में बहुत लोगों को सहूलत होगी कि कैंसर का सस्ता और अफोर्डेबल इलाज गरीबों को मिल सकेगा। स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स नारोवाल भी लेकर गए। इतनी खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग तो लाहौर जैसे शहर में नहीं है। आपने यहाँ नारोवाल जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखिए, दुनिया भर में जो तरबियती इदारे हैं ना वो बड़े शहरों से बाहर होते हैं। ये पाकिस्तान का पहला रिहायशी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और खेलों के मुकाबलों का ऐसा मरकज़ था जहाँ इंटीग्रेटेड 14 खेलों की फैसिलिटीज़ 4 दीवारी में मौजूद हैं। ये वो मेरा गुनाह है जिसके ऊपर मैं जेल भुगत के आया हूँ और रेफरेंस भुगत रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेल के गई। आज आप देखिए यहाँ पे पूरा एक जंगल का और खंडर का नमूना है। 8 करोड़ की तकरीबन एथलेटिक ट्रैक, 6 करोड़ का एस्ट्रो टर्फ इम्पोर्ट हुआ, दुनिया का बेहतरीन। 6 महीने की वारंटी थी, वो एक्सपायर हो गई। वो क्रेटों में पड़ी पड़ी चीज़ें ज़ाया हो गई हैं। ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? हर चीज़ जो मुस्लिम लीग नून ने की थी वो गलत की थी। खुद भी कुछ नहीं करना और जिन्होंने किया उनको गुनहगार बनाना। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नारोवाल कैंपस का दौरा किया।
आपने यूईटी का नारोवाल कैंपस तो बना दिया, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अगर हमारी हुकूमत रहती तो ये भी 2018 के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाता। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे इलाके ने मुझे मुंतखब किया, तो मेरा भी ख्वाब था कि इस धरती से बेशुमार और इंजीनियर पैदा हों और मैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा दूँ। मेरा ये ड्रीम थी कि ये यूईटी MIT की तरह इनोवेशन का मरकज़ बने, और इसीलिए हमने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि सामने एक इनोवेशन सेंटर रखा था, जो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला स्पेसिफिकली डिज़ाइंड इनोवेशन सेंटर है, लेकिन वो सब ख्वाब अधूरे रह गए हैं। आप भी 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, आपके ख्याल में इसका हदफ कौन है और इसका बेनिफिशरी कौन है? 5th जनरेशन वॉरफेयर मिलिट्री की जंग नहीं है कि इसमें गोली चलाई जाए, मिसाइल फायर किए जाएं। ये कोरोना की तरह है। कोरोना का वायरस जब आपके जिस्म में जाएगा, वो जौन से ऑर्गन को ढीला देखेगा उसको अटैक करके ख़त्म कर देगा। इसी तरह ये टारगेट कंट्री के अंदर उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, उसकी इकॉनमी को, उसकी सोसाइटी को टारगेट करता है ताकि वो इंटरनली इम्प्लोड कर जाए। तो इसलिए कभी कोई फ़ौज 5th जनरेशन वॉरफेयर को तनहा नहीं लड़ सकती। आप कहते हैं कि PDM अवामी उमंगों की तर्जमान है, लेकिन आपके किसी भी एहतजाजी जलसे में मरियम नवाज़ ने कोई ऐसा लाएअमल नहीं दिया जिससे अवाम को ये उम्मीद जागे कि जब इमरान खान को हटाया जाएगा उनको रिलीफ देगी। देखिए, PDM के हर जलसे में एक ही बात होती है कि इस मुल्क की अगर मईशत बनानी है, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ देना है, तो इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। अगर आइन के मुताबिक ये चलेगा मुल्क, तो ये थ्राइव करेगा, फ्लरिश करेगा, मजबूत होगा। आपके पास हुकूमत को आइनी तौर पर रुखसत करने का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, हुकूमत के रुखसत करने के कई तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर डिक्टेटर अवामी दबाव के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है, और ये हुकूमत असेंबली के अंदर से भी टूटेगी और असेंबली के बाहर से भी टूटेगी। क्या आपको लगता है कि इमरान खान आपके मुतालबे पे इस्तीफ़ा दे देंगे? आई थिंक इमरान खान को पता लग गया है हिज गेम इज़ ओवर, चूँकि अब ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ही हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब कोई पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाए तो वो उसका जाना ठहर जाता है, आज गया या सुबह गया। लाहौर में PDM के जलसे में अवाम नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुने बगैर ही चले गए थे। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने 1 बजे का टाइम दिया था, उस दिन बहुत सर्दी थी और लोग, उनकी बर्दाश्त होती है 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तो नहीं रुक सकते, लेकिन अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। तो ये नज़रियाती तहरीकें जो होती हैं, ये मौसमी सख्तियों से तो नहीं घबराया करती? देखिए, मौसमी जो सख्तियाँ हैं, आपको पता है कि जब हिटलर ने मॉस्को पे हमला किया था, इतना कामयाब जर्नैल था, वो भी मौसम के हाथों मार खा गया। तो जब आप हिकमत अमली बनाते हैं तो उसके अंदर मौसम को ज़रूर पेश नज़र रखते हैं। हम मॉस्को पर हिटलर वाला हमला नहीं करना चाहते, हम कामयाब हमला करना चाहते हैं। जो आपके कारकुन हैं, उन्हें आपसे सीखना चाहिए कि इतनी शदीद ठंड है, बारिश में आप बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे कारकुन भी भरपूर किरदार अदा करेंगे और वो अपनी क़यादत की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। नारोवाल आएँ तो हल्के के वोटर्स और सपोर्टर्स की तकरीबात में ज़रूर शिरकत करते हैं। भर की मसरूफियात निपटाने के बाद घर वापस आए तो उनसे खुशगवार गपशप भी हुई। अब कुछ गैर सियासी बातें हो। जी जी जरूर। आप खुश शक्ल हैं, दराज कद हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, मोहब्बत की गलियों में से कभी गुजर तो हुआ होगा? बचपन से ही एक बड़ी हार्ड लाइफ में मैं पड़ गया, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां थीं। फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव इन्वॉल्व हो गया, और उधर भी आपको पता है कि
जमीयत के साथ पला पड़ गया तो वो लिहाजा ये जो गलियां हैं ये कोई इतनी ज़्यादा फिरने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इज़हार मोहब्बत कितनी बार किया? इज़हार मोहब्बत तो एक ही बार किया। किसी और ने आपसे किया हो? कई ऐसे मौके हो सकते हैं आए हों, लेकिन कभी वापस जवाब नहीं दिया। तो आपने किससे किया? बेगम से। अच्छा। मेरी शादी अरेंज थी। जब मैं अमेरिका जा रहा था तो वालदा का इसरार था कि मैं शादी करके जाऊं। मेरा इसरार था कि वहाँ दौरान तालिब इल्मी में शायद मुश्किल हो, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको अपनी तरबियत पे एतमाद नहीं है। वो कहने लगी कि मुझे अपनी तरबियत पे तो पूरा एतमाद है, पर मैं अपनी तरबियत को किसी आजमाइश में नहीं उतारना चाहती तो बेहतर है तुम शादी करके जाओ। खूबसूरती किसे अच्छी नहीं लगती? आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? ब्यूटी तो हर चीज़ में होती है। जो ज़ाहिरी ब्यूटी है यकीनन उसकी एक अपील होती है। असल ब्यूटी जो है वो इंसान के किरदार की होती है, क्योंकि जो फिज़िकल ब्यूटी है दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो आई थिंक सूरत और सीरत दोनों की खूबसूरती होनी चाहिए। ये सेगमेंट गैर सियासी है, इसमें सियासी जवाब नहीं देने आप। आपने खुद ही तो कहा था कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मियाँ साहबान के साथ बेतकल्फ़ी का मेयार कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो बड़े मियाँ साहब हैं उनके साथ तो मैं 1988 से मुंसलिक हूँ। कभी कभी हम लिबर्टी भी ले जाते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा, ये गालबन 97-98 की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया तो लेट पहुँचा। उनका जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने कहा सर आप इधर फ़ोन पे मैं आपकी बात कराता हूँ। तो मैंने फ़ोन पे उनसे बात की, बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू थी। तो मुझे कहने लगा सर कैन यू टॉक लाइक दिस टू प्राइम मिनिस्टर सो ओपनली एंड फ्रैंकली? मैंने कहा यस। मैं कहा इसलिए कि ही नोज़ के व्हाट आई एम टॉकिंग इज़ आउट ऑफ सिंसेरिटी। नवाज़ शरीफ साहब सख्त से सख्त तनकीद भी सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, अगर उन्हें ये पता हो कि आप मुखलिसाना तौर पे कर रहे हैं, आपका कोई अपना एजेंडा नहीं है। मियाँ साहबान से कभी डांट पड़ी? नहीं, डांट नहीं पड़ी, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को मैं अक्सर ये कहता था कि ये आपकी कमज़ोरी है। नवाज़ शरीफ साहब की जो किरदार की खूबी है और बहुत बड़ी ताकत है उनकी वज़ादारी है, और यही वो चीज़ है कि जिसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब से भी मेरा तो एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब की जो नाराज़गी है वो आपको पता है ज़रबुल मसल है कि वो डांट डपट कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत उनका एक इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता रहा है और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। म्यूज़िक तो सुनते होंगे? जी, कभी कभार ट्रैवल के दौरान मैं कोशिश करता हूँ, कभी कोई म्यूज़िक सुन लिया या फिर जो किताबें साथ कैरी करता हूँ किताबें पढ़ ली। पसंदीदा सिंगर कौन से हैं? मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ रहे हैं। जब मैं दौरे तालिब इल्मी में था तो उस वक्त किशोर कुमार और अहमद रुश्दी फेवरेट सिंगर्स थे। बाद में फिर मेहदी हसन साहब की गज़लें पसंद आई। गुलाम फरीद साबरी और नुसरत फ़तेह अली की कवालियाँ मैंने काफ़ी सुनी हैं। कभी खुद भी गुनगुनाते हैं? नहीं, खुद नहीं। अगर मैं खुद गुनगुनाऊंगा तो आप भाग जाएंगे। सियासी मुखालफत से पहले इमरान खान पसंदीदा क्रिकेटर थे? इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कभी इमरान खान फ़ैन नहीं था। मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर्स थे आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, हमारे दौर में जावेद मियांदाद, ये अच्छे फेवरेट मेरे रहे। कभी अबरारुल हक के गाने भी तो शौक से सुने होंगे? नहीं। मैं कभी अबरारुल हक का इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा। अच्छा है, वो इज़ अ गुड सिंगर, ख़ास तौर पे जो पंजाबी उसने गाने गाए हैं वो हमारे कल्चरल उस चीज़ को उजागर करने के लिए अच्छे हैं। खाने में क्या पसंद करते? देखिए, जो शख्स हॉस्टल में रह आया हो ना, वो दाल भी खा लेता है, वो चावल भी खा लेता है और हर चीज़ पे गुजारा कर लेता है। लेकिन सब्ज़ी में करेले मेरे पसंदीदा हैं और बाहर होटलों के खाने से घर का खाना ज़्यादा तरजीह देता हूँ। अच्छा, ये बात लेट समझ आती है। हम जब छोटे होते थे, जब भी बाहर जाने का मौका होता था, हमारी वालदा का इसरार होता था मैं घर पे दावत बना देती हूँ, जो कहते हो बना देती हूँ। हमें बड़ी चिढ़ लगती थी कि अम्मी को पता नहीं क्यों बाहर के खाने पसंद नहीं। अब यकीन कीजिए कि उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमको खुद घर के खाने अच्छे लगते हैं और जब बच्चे कहते हैं चलें तो बंदे को सजा लगती है। मौका मिले तो पाकिस्तान के अलावा किस और जगह पर रहना पसंद करेंगे? देखिए, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी 2 साल मदीना मुनव्वरा गुजारने की। 2004 से 2006 वहाँ पे मैं गवर्नर ऑफ मदीना का सीनियर एडवाइज़र फॉर डिजिटल इकॉनमी के तौर पे रहा। मुझे तो अब मदीना से बेहतर कोई और शहर नहीं लगता। पसंदीदा फिल्म ग्लैडिएटर है जो कि रोमन एम्पायर पर बनी थी। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री से आपको खासा लगाव? जी बिल्कुल, हिस्ट्री मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और माजी मुस्तकबिल के लिए एक
गाइडलाइन का काम करती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके बेस्ट बडी हैं। जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमने इकट्ठे सियासत शुरू की, हम उम्र हैं, हमारा एक ही जैसा पस मंज़र है। वो भी अमेरिका से पढ़ कर आए, मैं भी अमेरिका से पढ़ कर आया। वो भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो काफ़ी एक ख्यालात में हमारे यकजहती है। और अब तो ये कि हम क्लास फेलो हो गए हैं, अडयाला जेल में इकट्ठे हमने जेल भी काटी है। दोनों की क्या कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं? नहीं, हम गपशप करते हैं और चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और वो भी माशाल्लाह बड़े विटी हैं, रिच लाइफ गुजारी है उन्होंने, बैनुल अक़वामी तजुर्बात हैं, तो हम एक दूसरे को अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। आजकल बहुत से एस्ट्रोलॉजर सियासी पेशीन गोइयाँ करते हैं और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो उनके क्लाइंट्स भी हैं, तो क्या आप भी किसी से मशवरा करते हैं? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जब 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ नो कॉन्फ्रेंस हुई, तो हमारे एक दोस्त थे सिराज मुनीर मरहूम, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही शाइस्ता नफीस इंसान थे। उनको बड़ा शौक़ था जायचों का, तो इन्होंने जायचा निकाला कि जी जतोई साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और ये नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी। अच्छा, आखिर में ये हुआ कि वो नो कॉन्फ्रेंस 3-4 वोटों से रह गई। तो मैंने सिराज साहब से कहा, मैं कहा आपके जायचा तो कहता था ये हो जाएगा, ये क्या हुआ? बस हसन भाई वो आखिरी वक्त में एक बुर्ज उलट गया। लिहाजा मैं कोई ज़्यादा इन पे यकीन नहीं करता कि ये बुर्ज बड़े गैर पायदार होते हैं। बिलीव और नॉट, आप अपना हॉरोस्कोप तो देखते होंगे? नहीं, मैं नहीं देखता, वैसे लिब्रा है मेरा। एक सेगमेंट है हमारा तुर्की बतुर्की। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 0। चूज़ 1, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ। बिलावल या मौलाना फजलुर रहमान? PDM। जनरल कमर जावेद बाजवा या परवेज़ मुशर्रफ? जनरल ही होता है। 1 वर्ड फॉर उस्मान बुज़दार? नोकिया 3310। फिरदौस आशिक अवान? नो कमेंट्स। जरताज गुल? कोविड-19 के 19 पॉइंट्स। फैसल बॉडा? कोविड-18। आपके ख्याल में इन सियासतदानों को किस प्रोफेशन में होना चाहिए? फिरदौस आशिक अवान? झूठ बोलने की इंडस्ट्री में। फवाद चौधरी? लोटा इंडस्ट्री। मुराद सईद? झूठों के IG। शेख रशीद? हरदम तैयार व कामरान हैं हम। अगर किसी फिल्म की ऑफर हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पर लेंगे? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, रेशम या रीमा? मैं तो अपनी हीरोइन अपनी बेगम को ही लूँगा। अगेन सेफ प्ले। इन सियासतदानों को आपने एक एक मशवरा देना है। मौलाना फजलुर रहमान? PDM कामयाब होगी इंशाल्लाह। ये आप उनको मशवरा दे रहे हैं या हौसला? नहीं, ये हम उनको अज़म दे रहे हैं अपना। बिलावल भुट्टो? जो उनकी वालदा ने मिसाक जमहूरियत पे राह चुनी थी, उसी पर वो चलते जाएं। महमूद खान अचकज़ई? पाकिस्तान के छोटे सूबों की जंग हम लड़ेंगे और वो PDM के साथ मिलकर चलें। शहजाद अकबर? बेहतर है कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हमने बहुत ही कीमती टाइम लिया। बहुत अच्छा दिन। थैंक यू वेरी मच जी, इट वाज अ प्लेजर। और आप सब की टीम का और आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हमारे साथ ये वक्त गुजारा, जिससे वाकई वी फील वेरी ऑनर्ड।